हर शुक्रवार ये आदमी किसी सुनसान जगह पर जाकर नशीली चीजें खाता था, पर इस बार उसकी किस्मत खराब थी और जल्द ही पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आ गई। ये देखकर वो गंजा डरा नहीं बल्कि खुद बगल वाली सीट पर खिसक गया और पुलिस वाली को अंदर आने का इशारा किया। पुलिस वाली ने चारों तरफ देखा और सुरक्षित महसूस होने पर अंदर घुस गई। फिर उस गंजे ने उस पर हमला बोल दिया। मुझे लगा कि अब कुछ होने वाला है, पर अगले ही पल पुलिस वाली ने उसे धक्का दिया और काम पर ध्यान देने की चेतावनी दी। पता चला कि वे दोनों मिले हुए थे। हर शुक्रवार वे यहीं मिलते थे, जहां गंजा उसे ढेर सारा कैश देता था और बदले में पुलिस वाली जब्त किया हुआ माल उसे बेचने के लिए दे देती थी। इस गैर कानूनी धंधे से 3 साल में उन्होंने खूब पैसा छापा। पर कहते हैं ना, 100 दिन चोर के, एक दिन साहूकार का। अचानक पुलिस वाली का ध्यान एक फोन की आवाज पर गया जो सनवाइजर के पीछे से आ रही थी। गंजे ने वहाँ एक फोन छिपा रखा था। वजह साफ थी, उसे डर था कि कहीं बाद में कोई मुसीबत ना हो जाए, इसलिए उसने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। जब मामला बिगड़ने ही वाला था, तभी एक औरत ने उनके झगड़े की आवाज सुन ली। उस औरत का नाम लीसा था और वो एक पत्रकार थी। पुलिस और गुंडे को एक साथ गाड़ी में देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ तो काला है। उसने बिना सोचे समझे अपना कैमरा निकाला और उनके सौदे की तस्वीरें खींच ली। गाड़ी के अंदर भी हालात खराब थे। रिकॉर्डिंग की बात खुलते ही गंजे ने नाटक बंद किया और पुलिस वाली के चेहरे पर नशीला पाउडर फेंककर मौका पाकर गाड़ी से भाग निकला। पर पुलिस वाली भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वो आराम से गाड़ी से उतरी, अपनी बंदूक निकाली और एक ही गोली में उसे परलोक पहुंचा दिया। लेकिन उस पुलिस वाली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लीसा ने उस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। उसे लगा कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद वह एक नया पार्टनर ढूंढ लेगी और उसका यह काला धंधा फिर से चल पड़ेगा। तभी अचानक कैमरे के शटर की हल्की सी आवाज आई जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहाँ कौन खड़े रहा है? ओए, जरा मेरी बात तो सुनो भाई। लीसा बुरी तरह डर गई और अपना कैमरा वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भाग गई। मामला गंभीर देख पुलिस वाली ने अपने बॉस को फोन किया। दरअसल उस महकमे में लगभग सभी पुलिस वाले भ्रष्ट थे। फोन सीधे पुलिस चीफ को लगा। पूरी बात सुनने के बाद चीफ बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि जंगल से बाहर निकलने के सिर्फ 3 रास्ते थे और वहाँ घेराबंदी करके गवाह को पकड़ना आसान था। चीफ ने पुलिस वाली को लीसा का पीछा करने को कहा और मदद के लिए अपने एक दाढ़ी वाले आदमी को भेज दिया। मौके पर पहुंचकर दाढ़ी वाले ने पहले तो पाउडर चखा और फिर आराम से सबूत मिटाने लगा। दूसरी तरफ पुलिस वाली पैरों के निशानों का पीछा करते हुए लीसा के करीब पहुंच गई। दोनों के बीच बस एक दीवार का फासला था। वो चिल्लाकर लीसा को बाहर आने को कहने लगी और चेतावनी दी कि पुलिस को फोन करने की सोचना भी मत, क्योंकि वहाँ सब उनके अपने लोग हैं। आखिरकार पुलिस वाली की धमकियों के आगे मजबूर होकर लीसा को सामने आना पड़ा। उसने कांपते हुए कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पुलिस वाली मान गई, पर शर्त रखी कि लीसा को थाने चलकर बयान देना होगा। लीसा को बातों में फंसाया ही था कि तभी दाढ़ी वाले ने वॉकी टॉकी पर कुछ ऐसा कहा, क्या वो आवारा बिल्ली मिल गई? उसे खत्म कर दो। अब उस पुलिस वाली ने भी अपना मुखौटा उतार फेंका और लीसा को जान से मारने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। मौत को अपने बिल्कुल सामने देख लीसा ने हिम्मत जुटाई और पलटवार किया। उसने पुलिस वाली के हाथ पर जोर से काट लिया और खुद को छुड़ाकर पहाड़ की ओर तेजी से भाग निकली। मगर वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई, तभी उस दाढ़ी वाले आदमी ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और वह वहीं ढेर हो गई। अब तो लीसा की शामत पूरी तरह से आ चुकी थी। उन दोनों भ्रष्ट पुलिस वालों ने उसे पकड़कर कसकर बांध दिया, क्योंकि लीसा ने उनकी सारी पोल खुलते देख ली थी और कत्ल की तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद कर ली थी। अपनी गर्दन बचाने के लिए अब उन लोगों के पास लीसा को रास्ते से हटाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। लीसा ने वादा किया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, पर वे भ्रष्ट लोग सिर्फ अपना फायदा देखते थे। उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं थी। वे उसे जंगल के बीच ले गए ताकि उसे मार सके। तभी वहाँ टहल रहे जैक की नजर उन पर पड़ी। जैक भी एक पुलिस वाला था जो अभी रिटायर हुआ था। लीसा को मरते देख उसने एक पत्थर फेंका ताकि उनका ध्यान भटके। जैसे ही वे मुड़े, जैक ने पीछे से आकर बंदूक तान दी। बंदूक की नोक पर दोनों पुलिस वालों को अपने हथियार फेंकने पड़े और वे घुटनों के बल बैठ गए। 35 साल की सर्विस के बाद जैक अच्छी तरह जानता था कि वे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लीसा ने पूरी कहानी सुनाई तो जैक का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि उसने ऐसे कई भ्रष्ट पुलिस वाले देखे थे। जैक उन्हें थाने ले जाना चाहता था, पर दाढ़ी वाला अचानक खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि ये नेक पुलिस वाला गोली नहीं चलाएगा। जैक उनकी तरह बेगुनाहों को नहीं मार सकता था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो लीसा को लेकर वहाँ से निकल गया। पर शायद उम्र के तकाजे या घबराहट की वजह से वे दोनों जंगल में एक दूसरे से बिछड़ गए। लीसा को एक पुरानी झोपड़ी मिली। उसने एक आरी से अपने हाथ की पट्टियां काटने की कोशिश की, पर गलती से एक तेल का ड्रम गिर गया, जिसकी आवाज से पुलिस वाले वहां पहुंच गए। पकड़े जाने के डर से लीसा ने एक चाकू उठा लिया। जब पुलिस वाली वहां पहुंची तो लीसा ने नाटक किया कि उसके हाथ अभी भी बंधे हैं ताकि वो बेफिक्र हो जाए। फिर अचानक उसने पुलिस वाली की जांघ पर चाकू से वार किया और फिर भाग निकली। वो चाकू सीधे उसकी मुख्य नस पर लगा था। अब पुलिस वाली के पास अपनी जांघ को रस्सी से बांधने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि खून ज्यादा न बहे। पुलिस वाली चाहती थी कि उसका साथी उसे अस्पताल ले जाए, पर चीफ ने मना कर दिया। लीसा एक आम नागरिक थी और उसे मारने के लिए कोई ठोस वजह चाहिए थी, वरना मीडिया को जवाब देना मुश्किल हो जाता। पुलिस वाली की हालत देखकर चीफ को एक तीर से 2 निशाने लगाने का आइडिया आया। उसने कहानी घड़ी कि गश्त के दौरान पुलिस वाली ने लीसा को ड्रग्स बेचते दिखा और जब उसे रोकने की कोशिश की तो लीसा ने उस पर हमला कर दिया। इससे लीसा भी रास्ते से हट जाती और पुलिस महकमे को बहादुरी का इनाम भी मिलता। दाढ़ी वाला समझ गया कि उसे क्या करना है। वो पुलिस वाली के पास गया और उसकी पट्टी खोल दी। खून तेजी से बहने लगा और जल्द ही पुलिस वाली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद चीफ ने दाढ़ी वाले को लाश ठिकाने लगाने को कहा और खुद उन दोनों को ढूंढने निकल गया। जल्द ही उसे एक छोटी झोपड़ी मिली। वहाँ कोई संदिग्ध तो नहीं मिला, पर उसे पता चला कि उस घर का मालिक जैक का रिश्तेदार है। दरअसल वो चीफ के ही ऑफिस में काम करने वाला एक कर्मचारी था, जिसने बताया था कि उसका चाचा भी एक रिटायर्ड पुलिस वाला है। अब काम आसान था। चीफ ने केस का बहाना बनाकर न सिर्फ उस लड़के को थाने बुला लिया, बल्कि जैक का नंबर भी ले लिया। दूसरी तरफ जब दाढ़ी वाला लाश ठिकाने लगा रहा था, लीसा अचानक झाड़ियों से बाहर आ गई। ये तो उसके लिए बैठे बिठाए शिकार जैसा था। वो लाश छोड़कर लीसा के पीछे भागा और जल्द ही उसे पकड़कर चाकू मार दिया। एन मौके पर लीसा ने दाढ़ी वाले की ही बंदूक छीन ली और 2 गोलियों में उसे भी परलोक भेज दिया। दर्द सहते हुए लीसा ने चाकू निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और वापस उसी जगह गई जहाँ उसका कैमरा गिरा था। जब चीफ ने दाढ़ी वाले की लाश देखी तो वो थोड़ा सहम गया।
मामले को रफा दफा करने के लिए उसने पहले तो जैक के भतीजे को थाने में कैद करवाया, फिर जैक को फोन करके धमकी दी कि तुम्हारा भतीजा अब मेरे कब्जे में है, अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ ना हो तो लीसा और उसके पास वाला कैमरा हमारे हवाले कर दो, वरना किसी की खैर नहीं होगी। शेरिफ को शांत रखने के लिए जैक को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। मिलने का समय तय होने के बाद सौदा पक्का हो गया, पर जैसे ही फोन कटा लीसा अचानक वहाँ आ गई। फोन पर हुई बातें सुनकर उसे लगा कि जैक भी उस भ्रष्ट पुलिस वाले के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो जंगल की तरफ भाग गई। जैक ने उसे रोकने के लिए पीछे भागते हुए चिल्लाकर सफाई देने की कोशिश की। कुछ ही देर में लीसा को एक घर मिला और मकान मालिक की मदद से वो ऊपर की अटारी में छिप गई। जैक अंदर नहीं घुसा बल्कि दरवाजे पर बैठकर शांति से लीसा को समझाने लगा। रखा है और हालात के चलते उसे फोन पर वैसा बोलना पड़ेगा। साथ ही उसने लीसा को भरोसा दिलाया कि उसके पास शेरिफ से निपटने का एक प्लान है और अगर लीसा साथ दे तो वो उसे पक्का सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। आखिरकार लीसा ने उस पर यकीन कर लिया। जल्द ही जैक ने शेरिफ को फोन किया और कहा कि उसने लीसा को पकड़ EDH लिया है और वो उसकी भतीजी को लेकर अदला बदली के लिए आ जाए। शेरिफ उसकी बातों में आ गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि लीसा को उसके वहां पहुंचने तक लगातार गिनती गिननी होगी। जैक भी कम नहीं था, उसने मकान मालिक से लीसा की आवाज में गिनती गिनवाकर नाटक जारी रखा। सशा पहले 2 फिर 3 और उसके ठीक बाद 4। चूंकि शेरिफ ने लीसा को कभी देखा नहीं था और न ही उसकी आवाज जानता था, इसलिए उसने यकीन कर लिया और झील के किनारे वाली झोपड़ी की तरफ निकल पड़ा। साथ ही अपने आदमियों से जैक की भतीजी को भी वहां मंगवा लिया। जैसे ही शेरिफ अटारी में पहुंचा, फोन पर गिनती की आवाज रुक गई। उसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। गुस्से में उसने अपने आदमी को शियाओ जिंग को खत्म करने का हुक्म दिया, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे छिपी लीसा ने उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। अभी शेरिफ डरा नहीं था, वो मरते मरते भी किसी को साथ ले जाना चाहता था, इसलिए उसने फिर से शियाओ जिंग को मारने का आदेश दिया। पर उसके आदमी की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि जैक ने उसकी खोपड़ी पर भी बंदूक तान रखी थी। कुछ ही देर में पुलिस की एक बंदी टीम ने झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल 20 मिनट पहले ही लीसा ने कैमरे में मौजूद उस भ्रष्ट पुलिस वाले के सारे सबूत इंटरपोल को ईमेल कर दिए थे। अब पासा पलट चुका था और शेरिफ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उम्र कैद के। रही बात जैक और लीसा की, तो वो दोनों पक्के दोस्त बन गए।